स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है हमारे एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है एशियन गेम्स के बारे में। स्टूडेंट्स एशियन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जब इंडिया के जो प्लेयर्स है वहाँ पे पहुँचे, तो उनको उन प्लेयर्स के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश से जो प्लेयर्स बिलोंग करते हैं उनको एंट्री नहीं दी गई चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा। इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इसको बेसिकली एज ए डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच के रूप में देखा कि इंडियन प्लेयर्स को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया है। वहाँ वो कहाँ से ओरिजिन करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, तो उनको एंट्री नहीं दी गई। और इसके अलावा देखिए कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा जो एशियान गेम्स की जो मीटिंग, जो इनॉग्रल समिट होने वाली थी, उसको भी स्किप किया गया है इंडिया के द्वारा। अगर हम एशियन गेम्स के बारे में बात करें तो 19 नंबर के एशियन गेम्स हैं जो चाइना का जो होंगजाओ नाम का एरिया है, चाइना का जो होंगजाओ नाम का एरिया है जिनके अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एशियन गेम्स के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एशियन गेम्स को जो प्रपोज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में प्रपोज किया गया, जब मैक्सिमम एशियन कंट्रीज ने जो इंडिपेंडेंस है उसे अचीव किया था और कॉलोनियल हिस्ट्री बेसिकली एक पास्ट के रूप में चेंज हो चुकी थी इन कंट्रीज में। तो इनको जो प्रपोज करने वाले जो पर्सन है, एशियन गेम्स को जो प्रपोज करने वाले जो पर्सन है, उनका नाम है स्टूडेंट्स गुरुदत्त सोंधी। गुरुदत्त सोंधी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इन एशियन गेम्स को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था कि क्यों ना इस तरीके के जो गेम्स है वो ऑर्गेनाइज किए जाएं। इनिशियल फेज में जो एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने वाली जो अथॉरिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। प्रेजेंट समय में इन गेम्स को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया है, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया, जिनको बेसिकली यहाँ पे इन गेम्स को रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इन गेम्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया गया है। अगर हम एशियन गेम्स के इनोग्रेशन की बात करें तो 1951 के समय न्यू दिल्ली में इनका इनोग्रेशन किया गया, न्यू दिल्ली में इनको इनोग्रेट किया गया, न्यू दिल्ली का जो एरिया है उसके अंदर इनको किया गया ऑर्गेनाइज। उसके बाद में 1982 के समय भी इंडिया के द्वारा इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया था और उस समय ही हमारा जो अप्पू एलिफेंट है, जो हमारा अप्पू एलिफेंट है उसको एज ए मस्कट के रूप में दिखाया गया था। बाद में आप देखिए कि इंडिया ने जो ये एलिफेंट का जो हमारा बेसिकली एक मस्कट हुआ करता था, जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम जब चलाया गया, बेसिकली एलिफेंट एक लार्ज जो एनिमल है उसको रिप्रेजेंट करता है और काफ़ी डल्स उसका जो मूवमेंट है वो दिखाया जाता है। तो इंडिया ने जब मेक इन इंडिया जब प्रोग्राम जब स्टार्ट किया या इन्वेस्ट इन इंडिया का जो प्रोग्राम जब स्टार्ट किया, तो उसके अंदर आप देखिए कि हमारा जो कंट्री का जो लोगो पहले एलिफेंट हुआ करता था उसको चेंज करते हुए कंप्लीटली टाइगर के रूप में उसको किया गया है कि हम यहाँ पे एक्टिव हैं, कंप्लीटली डल हमको ना देखा जाए। दिस इज ऑल अबाउट द एशियन गेम्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड। गुरुदत्त सोंधी वो पर्सन है, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, रिव्यू किया गया है। 51 के समय न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे, 1982 के समय भी हुए। अप्पू एलिफेंट को उस समय मस्कट के रूप में दिखाया गया था। इस साल के एशियन गेम्स के बारे में अगर हम बात करें, दो नए स्पोर्ट्स हैं जिनको ऐड किया गया है। एक तो ई स्पोर्ट्स हैं, ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे ऐड किया गया है इन गेम्स के अंदर में। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जो स्ट्रीट डांस हुआ करता था, ब्रेकिंग नाम का जो स्ट्रीट डांस है, उसको भी ऐड किया गया है इन एशियन गेम्स के अंदर, जो चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे 19 नंबर के। नेक्स्ट जो यहाँ पे एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे वो स्टूडेंट्स वो होंगे जापान के अंदर में, और 4 ईयर्स के इंटरवल के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 ईयर्स का जो इंटरवल होता है उसके बीच में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स लोकसभा के एडजर्नमेंट सिंडाई के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट कुछ दिनों से हम वुमेन रिजर्वेशन बिल, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उन सभी के बारे में हमने रीड किया है। तो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे उसका जो पर्पज़ एंड होने के बाद में जो लोकसभा का जो कार्रवाई है उसको एडजर्न सिंडाई कर दिया गया है। तो बेसिकली ये प्रोसीजर क्या है, आप देखिए कि यहाँ पे चेयर के ऊपर अगर कोई पर्सन है और यहाँ पे डिस्टरबेंस किया जाता है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, वो आपको हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ स्पीकर का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर उनका जो सीटिंग पैटर्न होता है, राइट हैंड साइड की तरफ जो सीटिंग पैटर्न किनका होगा, जो पार्टी यहाँ पे पावर के अंदर है। तो अपोजिशन पार्टीज के द्वारा यहाँ पे अगर डिस्टरबेंस किया जाता है कोई भी प्रोसीडिंग के अंदर में, तो हाउस को किया जाता है एडजर्न। एडजर्न के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि टाइम यहाँ पे बताया जाएगा, डेट यहाँ पे बताई जाएगी कि हाउस जो है अब नेक्स्ट मीटिंग होगी 2 आवर के बाद में, 10 मिनट के बाद में हाउस की नेक्स्ट मीटिंग होगी। दैट प्रोसेस इज कम्प्लीटली नोन एज द एडजर्न है।
एडजर्न सिन डाई क्या है कि हाउस को यहाँ पे एडजर्न किया गया है बट टाइम नहीं बताया गया है विदाउट टेलिंग द फिक्स टाइम कि हाउस का अब मीटिंग कहाँ पे होगा। इनडेफिनाइट टाइम के लिए जब हाउस को यहाँ पे एडजर्न किया जाए तो उसको एडजर्न सिन डाई की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा बेसिकली स्टूडेंट्स आफ्टर द एडजर्न सिन डाई के बाद में उनके द्वारा जो प्रोरोगेशन है जो प्रोरोगेशन है वो इश्यू किया जाता है कि हाउस का जो पर्पज है वो खत्म हुआ, हाउस का जो मीटिंग है वो एंड हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जब हाउस को यहाँ पे बुलाया जाएगा तो वो जो आपको सम्मन है वो देखने के लिए मिलेगा कि हाउस को सम्मन किया गया है। दोनों हाउस की जो मीटिंग्स हैं, सपोज कीजिए एक मीटिंग अब ऑर्गेनाइज हुई है, नेक्स्ट मीटिंग कब ऑर्गेनाइज होती है, दोनों के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप है वो नहीं होना चाहिए। कहाँ पे मेंशन किया गया है? आर्टिकल 85 के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। फिक्स टेन्योर फिक्स टाइमिंग कुछ नहीं बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बस यही बात बोली गई है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का जो समय है वो नहीं होना चाहिए हाउस के अंदर में। बेसिकली हमको 3 तरीके के सेशन देखने के लिए मिलते हैं। एक बजट सेशन होता है, एक सेशन आपको यहाँ पे मानसून के समय और एक विंटर के समय, 3 तरीके के जो सेशन है वो आपको लोकसभा राज्यसभा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लोकसभा को डिजोल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा विदाउट द अर्जेंट सिंडाई के बारे में भी इनको डिजोल्व किया जा सकता है। राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है, उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। उसके जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं। और मेंबर्स का जो टेन्योर है वो भी आपको 6 ईयर का है जो देखने के लिए मिलता है। राज्यसभा का मेंबर को यहाँ पे बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर एज होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर अगर हम बात करें 25 एज है और 5 ईयर का इनका एक जो टर्म है वो 5 साल का हुआ करता है। यह एडजर्नमेंट सिंडाई के बारे में है। प्रोरोगेशन के बारे में हमने देखा व्हाट इज एडजर्नमेंट, कुछ समय के लिए जब टाइम बताया जाए कि हाउस 10 मिनट के बाद में मिलेगा। डिस्टर्बेंस के समय काफ़ी बार ऐसा किया जाता है, हाउस 2 आवर के बाद में मिलेगा, 10 मिनट के बाद में कल मिलेगा, सुबह दोबारा से कल मीटिंग होगी। यह एडजर्नमेंट सिंडाई और उन प्रोसीजर्स के बारे में है। लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट। लक्ष्मीकांत इस वजह से मैंने मेंशन किया, काफ़ी सारे 90% जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा पॉलिटी के लिए उसी बुक को रेफर किया जाता है। 22 नंबर चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट। हो सकता है कि नंबर अब चेंज हो गया हो, तो पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर आप जाके रीड करना। नेक्स्ट अगर हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के बारे में बात करेंगे, रमेश बिदूरी नाम के पर्सन है, सदन दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा कुछ ऑफेंसिव कमेंट है वो किए गए, स्पेशली जो बीएसपी के एक लीडर हैं उनके अगेंस्ट में, और कुछ बेसिकली वो कम्युनिटी के अगेंस्ट में इस तरीके के ऑफेंसिव डेरोगेटरी जो स्टेटमेंट है उनके द्वारा दिया गया। साउथ दिल्ली से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। स्टूडेंट्स, जब भी इस तरीके के कोई अप्रोच की जाती है, इस तरीके के डेरोगेटरी जो कमेंट है वो किए जाते हैं, तो उनको हाउस की जो प्रोसीडिंग है उनके अंदर रिमूव कर दिया जाता है। हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसका जो यहाँ पे कंप्लीटली जो यहाँ पे लिखी जाती है हाउस की प्रोसीडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका जो सेक्रेटरीट के नीचे देखना, स्पीकर की जो सीट होती है उसके नीचे इनका सेक्रेटरीट होता है, और उस सेक्रेटरीट में काफ़ी सारे जो यहाँ पे स्टेनो हैं वो सब लोग बैठे होते हैं, उनका लिखने का काम होता है, टाइपिंग का काम होता है, क्वेश्चंस बताना कि नेक्स्ट टाइम कौन क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का प्रोसीडिंग होगा। तो इनके द्वारा ये कमेंट किया गया है, तो बेसिकली इसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया है। प्रिविलेज कमेटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि राज्यसभा एंड लोकसभा के अंदर अगर हम प्रिविलेज कमेटी की बात करें तो राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, लोकसभा के अंदर इनकी जो संख्या है वो 15 है। लोकसभा में इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? स्पीकर के द्वारा हेड की जाती है लोकसभा में। राज्यसभा के अंदर जो स्पीकर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो बेसिकली आपको हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको हेड किया जाता है हमारे जो डिप्टी चेयरमैन हैं। जो डिप्टी चेयरमैन है, जो मेंबर होंगे इस राज्यसभा के, उन्हीं के द्वारा इस कमेटी को हेड किया जाता है राज्यसभा में। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में जाके ज़रूर से रीड कीजिए स्टूडेंट्स। आपकी जो पॉलिटी की बुक है उसके अंदर इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। फाइनेंस कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, इनके मेंबर्स की संख्या क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात करें तो हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ये शेयर किया था एक न्यूज़ आपके रिगार्डिंग में
कि जो पीवी नरसिम्हा राव केस है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जज बेंच है वो बनाई गई है। उसका मेन पर्पज यही है कि जो इम्यूनिटी दी गई है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, हाउस के अंदर में इनके अगेंस्ट में केस नहीं चल सकता, जो भी इनके द्वारा एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाती है हाउस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, क्या वो इम्यूनिटी सही है या गलत है उसको एग्जामिन किया जाएगा उस नई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अगर हम इम्यूनिटीज़ के बारे में बात करें तो आर्टिकल 105 के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 194 के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ प्रिविलेज हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेज हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज जैसे कि रिपोर्ट को पब्लिश करना, खुद का एक प्रोसीजर है उसको यहाँ पे फ्रेम करना कि हाउस को किस तरीके से प्रोसीड करना है, सब वो कलेक्टिव प्रिविलेज का पार्ट है। अगर हम इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करें तो मान लीजिए कोई पर्सन है, उनको अगर 40 दिन के पहले, हाउस की प्रोसीडिंग के 40 दिन पहले, 40 दिन के बाद में और विद इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर सिविल पर्पज ऑफ केस है, अगर क्रिमिनल पर्पज ऑफ केस है तो उसके अंदर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ स्पीच है, इनको पार्लियामेंट के अंदर में अपनी बात बोल सकते हैं, बट इस तरीके के कमेंट नहीं कर सकते कि अगेंस्ट किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में कमेंट करें तो प्रिविलेज कमेटी को चला जाएगा। लोकसभा में कितने हैं प्रिविलेज कमेटी में मेंबर? 15। राज्यसभा में 10 हैं। ऐसी 3 कमेटी हैं, पेटिशन, प्रिविलेज एंड द इंक्वायरी। उनके तीनों का कंपोजिशन सेम है, लोकसभा राज्यसभा। 15 एंड 10, 15 एंड 10 आपको लोकसभा एंड राज्यसभा में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा कहा गया कि मेजोरिटी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होती है तो वो बेसिकली पीपल्स की जो एस्पिरेशन है उसको हेल्प करती है। वुमेन रिजर्वेशन बिल के द्वारा इनको कहा गया है कि 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हमने पास करवाया क्योंकि मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट थी। स्टूडेंट, कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही है। आप देखिए कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर मेजोरिटी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फुल्ली मेजोरिटी के साथ में पावर के अंदर होती है तो उसके द्वारा डिसीजंस लिए जा सकते हैं। बट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इनका जो चेक एंड बैलेंस है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज के द्वारा किया जाता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन जो हाउस के अंदर है, पार्लियामेंट को इनको अकाउंटेबल होना होता है, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इन सभी के थ्रू। अगर हम मेजोरिटी के पर्सपेक्टिव में इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में ही बात करें तो आप देखिए कि 90s से लेकर जो हमारा 97, 98 का जो एरा है उस समय में कोई भी पॉलिटिकल पावर है, जो कोई भी पार्टी है वो यहाँ पे कंप्लीटली मेजोरिटी के अंदर नहीं रही। उसके बाद में भी मेजोरिटी में नहीं रही, बट वहाँ पे नंबर्स काफ़ी नियर द मेजोरिटी होने की वजह से वहाँ पे उनकी अनस्टेबिलिटी नहीं देखने के लिए मिली। पर इस एरा में 90s से लेकर जो 97, 98 का जो एरा है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। काफ़ी सारे आपको इस तरीके के डिसीजंस देखने के लिए मिलेंगे जो अलायंस को नहीं पसंद है, उन सबको यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है पीएम सर के द्वारा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 मंथ्स के अंदर स्पीकर को डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे स्पीकर को एक वीक का टाइम दिया गया महाराष्ट्र के स्पीकर को कि आपको तो मोर देन 1 ईयर हो चुका है, आपने अभी एंटी डिफेक्शन के ऊपर कोई भी वहाँ पे कार्रवाई है वो नहीं की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट न्यूज़ की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में एक दूसरे का यहाँ पे जो पेटिशन है वो फाइल की गई है, आप इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए, पार्टी के अगेंस्ट में लाइन में जाके इन्होंने काम किया है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हमारे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके एक पॉलिटिकल लीडर हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि जब 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम लेके आए थे तो उस समय ओबीसी का जो सब कोटा है उसको हमने ऐड नहीं किया था, तो वन ऑफ द रिग्रेट के रूप में इन्होंने माना। तो पब्लिक फिगर का इस तरीके से जनता के बीच में जाना, अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना, तो ये भी है काफ़ी बड़ी बात है। वैसे स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपनी जो मिस्टेक है उसको रियलाइज भी करना काफ़ी बड़ी बात है। ओबीसी कोटा रिजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, ओबीसी कोटा को तो अभी भी नहीं दिया गया है। ओबीसीज के लिए कुछ जो सीट रिजर्व है जो इस 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं दिया गया। एसटी एंड एसटी को, एससी एंड एसटी को दिया गया है बेसिकली इस 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो वुमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट, यहाँ पे खालिस्तान के पर्सपेक्टिव में है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 1973 के अंदर में जो क्या आया था हमारे यहाँ पे, जो बेसिकली 1973 के अंदर में जो रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी, तो वहाँ से मूवमेंट है वो इनिशिएट होता है। आप बाद में आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शंस लिए गए,
गोल्डन टेम्पल के के अंदर में जो यहाँ पे ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो सब ये खालिस्तान का मूवमेंट है, इंसर्जेंसी आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। और एक पुलिस ऑफिसर हैं केपीएस गिल, आईपीएस केपीएस गिल, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल किया था पंजाब के एरिया के अंदर, जो खालिस्तानी इश्यू है उसके बारे में। यहाँ पे एक जो पॉलिटिकल प्रोफेसर है उनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, कैसे ड्रोन्स के थ्रू में। आप देखिए कि ड्रोन्स के बारे में क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रोन्स को कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के पास में, क्या इनका एक स्पेशल जो वीएन जो नंबर है वो इश्यू किया जाएगा अननेम्ड जो एरियल व्हीकल है उनके लिए, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा पोर्टल है जिसके ऊपर ड्रोन्स को रजिस्टर करवाना होता है, जो आपका ड्रोन का कितना साइज एंड सैंपल साइज होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, कितना वेट का ड्रोन है उसको अलाउ किया गया है उड़ाने के लिए, कितना अलाउ नहीं है। तो बोले कि ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग की सप्लाई के अंदर। जो अगर हम बात करें यहाँ पे वेपन्स की सप्लाई करना, पंजाब के अंदर बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे पंजाब के जो फॉर्मर सीएम हुआ करते थे अमरिंदर, जब यहाँ पे सीएम हुआ करते थे पंजाब के, तो उनके द्वारा भी इस तरीके के जो बॉर्डर स्टेट होने की कुछ यहाँ पे जो नुकसान है उसका कंटिन्यूस उन्होंने रेज किया था मीडिया के अंदर में, कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रोन्स की सप्लाई के थ्रू, ड्रोन्स का यूज़ करते हुए जो वेपन्स का सप्लाई होता है, ड्रग्स का सप्लाई है, और काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की जो बॉर्डर से आपको जो सप्लाई है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टूडेंट, जो हरदीप सिंह निज्जर नाम की जो पर्सन है जिनको असैसिनेट कर दिया गया था कनाडा के अंदर में, ब्रिटिश कोलंबिया का जो एरिया है वैनकूवर के पास में सर्रे नाम की जगह है, आई थिंक सर्रे नाम की जगह है, जहाँ पे वो जो गुरुद्वारा है उसके अंदर इस तरह के खालिस्तान का जो सपोर्ट के जो फ्लैग हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो ये खालिस्तानी इशू है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 का, जिसके बाद से लेकर केपीएस गिल सर का जो रोल है उस तक का जो इम्पोर्टेंट, इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। क्यों ये इशू रेज हुआ, कनाडा के अंदर पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर इशू यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बिहाइंड में कॉलोनियल एरा के समय जो लेबरर्स वहाँ पे माइग्रेट किए थे वो भी एक रीजन है। उसके बाद में आप देखिए कि कंटिन्यूअस कनाडा के अंदर इस तरीके का जो सॉफ्ट अप्रोच भी एक रीजन हो सकता है, कि जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती गई इस तरीके से खालिस्तानी जो रेडिकल्स हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक हॉस्पिटल है उसका इनोग्रेशन होना है उसके ओपीडी ब्लॉक का, वहाँ पे हम अरुणा आसफ अली जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे फ्रीडम मूवमेंट की। तो आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपने रीड किया होगा कि 9 अगस्त का दिन है, वहाँ पे गांधी जी द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि हम यहाँ पे क्विट करना है। डू एंड डाई का जो स्लोगन है वो उनके द्वारा दिया गया 9 अगस्त 1942। यहाँ पे अब कभी कभी ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो इनिशियल फेज है उसके अंदर अलाउ नहीं करते थे मूवमेंट को, कि कोई भी मूवमेंट करो, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो ब्रिटिश अथॉरिटी हैं उनको यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस मत करो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसके बिहाइंड का रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जापानीज जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आ चुके थे, तो गांधी जी को लगा अगर हम इस समय मूवमेंट नहीं करेंगे और हमको कोई पॉलिटिकल पावर का यहाँ पे डिवोल्यूशन नहीं हुआ, तो आप देखिए कि हम हो सकता है कि ब्रिटिश यहाँ पे डिफीट हों और जापानीज हमारे ऊपर टेक ओवर कर लें इस हमारा जो एरिया है इसके ऊपर में, और हम कहीं जापान की कॉलोनी ना बन जाएं। तो डेट्स वाई द हमारे जो मोहनजात करमचंद गांधी हैं, गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया। उसी मूवमेंट को स्टार्ट होने से पहले जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरुणा आसफ अली जो पर्सनैलिटी हैं उनके द्वारा क्या किया गया, इसी ग्वालियर टैंक के ऊपर में, जो ग्वालियर टैंक है उसके ऊपर उन्होंने जो इंडिया का जो फ्लैग है उसे होस्ट किया था। उस समय में इंडिया का जो फ्लैग है उसे उन्होंने होस्ट किया उस ग्वालियर टैंक के ऊपर में। दिस इज ऑल अबाउट द अरुणा आसफ अली, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ग्रैंड ओल्ड लेडी का इनको स्टेटस है। सोल्ट सत्याग्रह के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सोल्ट के सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए। दांडी मार्च हमने रीड किया है। दांडी बेसिकली गुजरात के अंदर ही एक एरिया है जहाँ के लिए गांधी जी जाते हैं। 12 मार्च को अपनी यात्रा है वो स्टार्ट करते हैं, 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचते हैं। गांधी जी ने वहाँ पे नमक बनाया, कानून को तोड़ा। इसके अलावा उनका जो संदेश है, जो ये हमारा मालाबार का जो कोस्ट है उसके अंदर के केलापन नाम के पर्सन हैं। कोरामंडल कोस्ट के अंदर ऐसी एक दांडी मार्च है जो CR राजगोपालाचारी के द्वारा
दर्शना सोल्ट रिवोल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सरोजनी नायडू हैं, गांधी जी के एक बेटे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सोल्ट मार्च। इसमें जो हमारी अरुणा आसफ अली हैं, जो पर्सनैलिटी हैं, ग्रांड ओल्ड लेडी का जिनको स्टेटस है, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था सोल्ट मार्च के समय। बाद में गांधी के द्वारा और इरविन के द्वारा एक पैक्ट होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट के रूप से जानते हैं। 1931 का ये पैक्ट था। पैक्ट का क्या पर्पस था स्टूडेंट्स? देखिए, ब्रिटेन के अंदर एक मीटिंग होती थी जिसको बोलते थे आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस मीटिंग के अंदर इंडियंस को पार्टिसिपेशन करने के लिए बुलाया गया। फर्स्ट आरटीसी के अंदर हमारे जो कांग्रेस है वो नहीं जाती है। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को लगा कांग्रेस ही भारत है, कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है, तो कांग्रेस का यहाँ पे डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गांधी जी को इस तरीके से मनाया गया। मनाने के बाद में डिसीजन ये लिया गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमने अरेस्ट किया है ड्यूरिंग द सोल्ट मार्च, उनको यहाँ पे हम रिलीज़ करेंगे। तो जो हमारे अरुणा आसफ अली हैं, इनको भी रिलीज़ नहीं किया गया था, पर गांधी जी बाद में इंटरवेन करते हैं। आफ्टर द 1931 का जो पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद में दोबारा से इंटरवेन करते हैं कि इनको यहाँ पे रिलीज़ कीजिए अरुणा आसफ अली को, तो उनको रिलीज़ किया गया बाद में ये मेयर की पोस्ट के ऊपर भी रहे। दिस इज ऑल अबाउट द अरुणा आसफ अली। कोलकाता से ये बिलोंग किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे ओबीसी लिस्ट के बारे में है कि ओबीसी लिस्ट को समय समय पे अपडेट करने के बारे में बोला गया था कि समय समय पे इसको अपडेट कीजिए। नई जो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, जो सोशल एंड एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको ऐड करने के बारे में है। तो एक पर्सन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए हैं कि केरल की गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपडेट नहीं किया गया, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे जजमेंट है उसका बेसिकली ये वायलेशन तो नहीं है? आप देखिए कि इसको यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसके प्रोसीडिंग के अंदर देख लिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए कि केरल के हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैं केरल का हाई कोर्ट का जजमेंट था, केरल के हाई कोर्ट का जो जजमेंट है कि समय समय पे सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनको ऐड करना है, उसको यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया केरला के द्वारा। तो केरल और सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, बेसिकली आपने इस तरीके से क्यों अपडेट नहीं किया, उसके बिहाइंड में रीजन दीजिए। विलफुल अगर आपने डिसओबीडियंस किया है तो बेसिकली यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है कि कोर्ट की बात को अवहेलना करना, कोर्ट की बात को नहीं मानना, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर में आता है। यहाँ पे हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो आपको बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो बैकवर्ड क्लास कमीशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक सबसे पहले हमारा जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1953 के समय। फर्स्ट जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो काका कालरेकर की लीडरशिप के अंदर आया। जो काका कालरेकर हैं उनकी लीडरशिप के अंदर आता है। फिर आप देखें कि 1978 के समय जब जनता गवर्नमेंट पावर के अंदर आएगी आफ्टर द इमरजेंसी, और जो हमारे मोरारजी देसाई हैं वो यहाँ पे पीएम बनते हैं, उस समय में बीपी मंडल नाम के जो पर्सन हैं, बेसिकली बीपी मंडल बिहार से बिलोंग किया करते थे। तो बीपी मंडल के द्वारा यहाँ पे जो मंडल कमीशन है वो आता है। उस मंडल कमीशन को 1989 के समय जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट पावर के अंदर आएगी, वीपी सिंह नाम के जो पर्सन है हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ये भी बेसिकली बिलोंग किया करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक मांडा नाम की जगह है, मांडा के राजा हुआ करते थे ये। तो वीपी सिंह हैं, उनके द्वारा इस रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और उस समय हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्म यहाँ पे एक इमर्ज होती है, मंडल वर्सेज कमंडल। मंडल वर्सेज कमंडल एक पॉलिटिकल टर्म है, इस समय ओरिजिनेट होती है। और आप देखिए कि उसका पॉलिटिक्स आपको आज तक आपको उसका पॉलिटिक्स है वो देखने के लिए मिलता है। मंडल वर्सेज कमंडल जो पॉलिटिकल टर्म है, हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे रिकमेंडेशंस को इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। मंडल की रिकमेंडेशन, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस, इसके अंदर बेसिकली 27% रिजर्वेशन है वो दे दिया गया। अदर जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको दिया गया है। याद रखना स्टूडेंट्स, क्लासेज को यहाँ पे दिया गया है, कास्ट को नहीं दिया गया है। बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनको दिया गया। फिर 1992 में इस जजमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो इंदिरा साहनी केस आएगा यहाँ पे। हमारा जो इंदिरा साहनी केस है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 92 के अंदर। इंदिरा साहनी केस ने यहाँ पे जो ओबीसी रिजर्वेशन है 27%
उसको यहाँ पे वैलिड माना कि रिजर्वेशन वैलिड है। बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का रिजर्वेशन देना जरूरी माना इंदिरा साहनी केस के अंदर में। बट यहाँ पे जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया कि सोशियो एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके अंदर क्रीमी लेयर लगाया जाए, कि कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए कि इससे ज़्यादा अगर इनकम है, इससे ज़्यादा अगर अच्छी पॉलिटिकल पोस्ट के ऊपर या जो हमारा जॉब के अंदर में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर अच्छी जॉब के अंदर हैं, तो उनको यहाँ पे ए क्लास ऑफिसर बेसिकली, तो उनके जो बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं होगा यहाँ पे जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओबीसी रिजर्वेशन। उसके बाद में इसके अलग अलग जो आपको प्रोसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए कि आर्टिकल 340 है। आर्टिकल 340 क्या बोलता है कि पावर है प्रेसिडेंट को कि समय समय पे ऐसा जो कमीशन है वो बनाया जाए, जो भी ओबीसी कमीशन को, बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को प्रोपोर्शनली इसको यहाँ पे लोगों तक अलोकेट करता रहे, नई जो सोसाइटीज़ है, नई जो पैरामीटर्स है उसको ऐड किया जा सके, जिससे कि इसको अच्छे से जो इंक्लूसिविटी है उसको यहाँ पे अचीव किया जा सके, इंक्लूसिवनेस को अचीव किया जा सके। तो आप देखिए कि इसी के रिगार्डिंग में जस्टिस रोहिणी कमीशन है, जस्टिस रोहिणी कमीशन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आया है और उसकी रिकमेंडेशंस को अभी गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जस्टिस रोहिणी कमीशन के द्वारा इस ओबीसी रिजर्वेशन को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने की बात की गई है। जस्टिस रोहिणी कमीशन अंडर द आर्टिकल 340, ये है ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करना सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की डिग्निटी को, डेट इज ऑल अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या उस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पे डिग्निफाइड ना करते हुए उसको लोअर डाउन करने की कोशिश करना। कोर्ट की डिग्निटी को अगर आप लोअर डाउन करोगे, कोर्ट की डिग्निटी को अगर आप यहाँ पे लोअर करने की कोशिश करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लग सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर भी इंटरफेरेंस करने को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पार्ट माना गया है। 2 टाइप के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होते हैं, एक आपको सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट देखने के लिए मिलेगा, एक क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सिविल है, एक क्रिमिनल है। सिविल की अगर हम बात करें, विलफुल डिसओबीडियंस अगर किया जाता है तो सिविल का पार्ट है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्रिमिनल की बात करें तो रिटन एंड स्पोकन वे के थ्रू यहाँ पे कोर्ट की अथॉरिटी को अगर आप लोअर डाउन करोगे तो डेट इज पार्ट ऑफ द क्रिमिनल डिसओबीडियंस या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 129 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है। आर्टिकल 225 के अंदर में हाई कोर्ट्स के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है। दिस इज ऑल अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम आपको यहाँ पे बेसिकली एक हमारे काफ़ी फेमस वकील हैं, एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उनका 2020 के समय का एक केस आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से ट्विटर के ऊपर एक अगेंस्ट द सीजीआई ये कमेंट किया था, तो उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था। बाद में कोर्ट ने उनको यहाँ पे माफ़ किया, 1 रुपये उनके ऊपर फाइन लगाया गया कि आपको इस तरीके से कमेंट नहीं करना चाहिए, कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर डाउन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बट आपको यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए कि अगर पर्सनल कमेंट किया जाता है किसी जज के ऊपर या किसी कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर डाउन ना करते हुए कोई दूसरे तरीके का पर्सनल कमेंट है तो उसको यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पार्ट नहीं माना गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, दैट्स इज ऑल अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है ईवीएम सिस्टम के बारे में, इसके ऑडिट के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को डिक्लाइन कर दिया है कि कंप्लीटली फॉल्ट एंड कंप्लीटली रबिश काइंड ऑफ थिंग है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो किसके द्वारा यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपने इलेक्शन कमीशन का कोई भी यहाँ पे जो ब्रीच है, कोई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई भी गलती की गई है उसके बारे में आपने मेंशन नहीं किया। आप कंटिन्यूस यहाँ पे बोल रहे हो कि इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए ईवीएम मशीन का। तो ईवीएम मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवीएम मशीन के रूप से हम देखते हैं। 1980 के समय इसको यहाँ पे इन्वेंट किया गया था, कि कौन से पर्सन के द्वारा इन्वेंट किया गया था ये आपके लिए होमवर्क है। 1981 के अंदर केरल का एक बाई इलेक्शन है, उसके अंदर इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया केरल के अंदर बाई इलेक्शन में। और 1989 के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए अमेंडमेंट है वो लाया गया था। अमेंडमेंट हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसका जो 1951 का एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसका 61A सेक्शन के अंदर अमेंड किया गया।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने समय समय पे इसके अंदर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो ऐड की हैं। वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, वीवीपैट को ऐड किया। वीवीपैट क्या है, आप देखिए कि आपने वोटिंग देने के लिए गए तो ये आपका यहाँ पे बैलेट सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बैलेट सिस्टम है, ये कंट्रोल यूनिट होता है जो बेसिकली वहाँ पे बूथ के ऊपर जो ऑफिसर हैं उनके पास रहेगा। जैसे ही आप वोट दोगे बगल में एक यहाँ पे छोटी मशीन होती है जिसके अंदर दिखाई दिया जाता है कि आपने आपका वोट किसको गया है। ये उनका पॉलिटिकल सिंबल, उनका नाम इस तरीके से लिखा आएगा जो भी सिंबल उनका लोड हुआ है। बाद में इनको वेरीफाई करवाया गया था तो 99.99% जो वीवीपैट हैं वो सही निकली थी। रैंडम इसका वेरिफिकेशन करवाया गया था 2019 के इलेक्शन के अंदर में कि मैक्सिमम वोट हैं जो यहाँ पे सही हैं। ये डेट्स शो द हमारा इलेक्शन प्रोसीडिंग का जो सिस्टम है उसके बारे में बताता है। आसाम राइफल्स के द्वारा कहा गया कि सिविलियंस के द्वारा हमारे जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। वो काफ़ी जो ट्रक्स के ऊपर आसाम राइफल लिख के भी यूज़ किया गया है इस समय में मणिपुर के अंदर में। आसाम राइफल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है आसाम राइफल्स। इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में आया करती थी। पैरामिलिट्री फोर्स है। इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है, जो हमारा इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है, इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी हमको इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए कि एक बॉर्डर के ऊपर एक ही फोर्स काम करे। अभी क्योंकि उससे कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा, प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। तो वन बॉर्डर वन फोर्स का कभी कभी कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर होता है। इंडो म्यांमार बॉर्डर के अंदर ये काम करती है आसाम राइफल्स। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें 1835 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था कॉलोनियल एरा के समय। इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर हुआ करती थी। आफ्टर द इंडो चाइना वॉर के बाद में या इंडो सिनो इंडिया वॉर के बाद में 1962 के बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। ये यूएपीए के बारे में है, अनलॉफुल जो एक्टिविटी है प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर ये आया था एक्ट, और इसको समय समय पे अमेंड किया गया। लास्ट टाइम अमेंडमेंट है वो 2019 के अंदर हुआ है जिसके अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जो आफ्टर द 26/11 मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था उसके बाद में एनआईए को बनाया था। तो एनआईए को यहाँ पे पावर दी है, इंडिविजुअल को भी ये टेररिस्ट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई टेरर एक्टिविटी है वो उनके द्वारा कैरी आउट की जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के बारे में ही है कि काफ़ी सारे जो आर्म्स हैं, जो एन्यूमिनेशन है वो स्टॉल किए गए हैं इस जो वहाँ पे कम्प्लीटली डिस्टरबेंस की सिचुएशन है उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो यहाँ पे यूएस की ट्रिप के लिए गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेड का जो ग्रुप है, क्वेड के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं स्टूडेंट्स, क्वेड के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं, क्वेड के अंदर इंडिया है, इंडिया के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा जापान है। ये दोनों कंट्री बेसिकली G4 का भी पार्ट हैं जो यूएनएससी के रिफॉर्म के लिए है। और आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए देखने के लिए मिलेंगे। क्वेड के कंट्रीज की एक एक्सरसाइज भी है जिसको हम मालाबार एक्सरसाइज के रूप से देखते हैं। मालाबार एक्सरसाइज 2007 के समय वो पीक के अंदर आती है और 2018-19 के समय ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के द्वारा भी अपनी जो फोर्स है उसको अंदर सेंड की गई थी मालाबार एक्सरसाइज के अंदर में। तो क्वेड बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन एंड इंक्लूसिव की बात करता है, रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है उसको बताया गया है कि इंडिया कैसे रसिया और यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट को देखता है। इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो ब्लैक सी जो ग्रेन ट्रीटी है, जो ब्लैक सी के थ्रू जो ग्रेन्स का जो सप्लाई है वो नहीं रुकना चाहिए। ग्रेन्स यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई होने चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फूड का इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको कंट्रोल करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो ग्रेन्स है वो प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से अलग अलग पुअर्टी के अंदर और चले जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस की बात की गई है। इंडिया ने G20 की मीटिंग के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। म्यांमार के बारे में डिस्कस किया कि कैसे म्यांमार के अंदर में जो एशियन 5 कंट्रीज़, जो आसियान के जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो वहाँ पे एक डिस्कशन किया गया था कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पे रिवाइवल किया जाए और कैसे वहाँ की जो मिलिट्री है उसके द्वारा नहीं किया गया है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। 9 डे की ट्रिप के लिए गए हैं।
वहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियन पीएम नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्वाड की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अलग अलग तरीके की जो मीटिंग्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। फायर क्रैकर्स के ऊपर जो बैन है उसको बैन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है कि बैन को आप रिमूव कीजिए। उस पेटिशन को रिजेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पे बात की गई थी फायर क्रैकर्स के अंदर जो बेरियम है उसको अलाउ किया जाए। बेरियम जो बेसिकली फायर क्रैकर्स के अंदर यूज होता है। तो हमको एक ग्रीन क्रैकर है जिसके बारे में हमने काफ़ी रीड किया है। 3 टाइप के जो ग्रीन क्रैकर हैं CSIR और नीरी के द्वारा बनाए गए हैं। जो हमारा CSIR है और नीरी है उसके द्वारा उनको बनाया गया है ग्रीन क्रैकर्स को पोल्यूशन को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि चंद्रमा के ऊपर में जो वहाँ पे नाइट की सिचुएशन आई जिसके अंदर टेम्परेचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो जो हमारा विक्रम और प्रज्ञान है जो वहाँ पे हैं चंद्रमा के ऊपर में सदर्न पोल के ऊपर, तो उनको जगाने की कोशिश की गई है यहाँ पे इसरो के द्वारा। कोई भी सिग्नल अभी तक नहीं मिला है बट कंटिन्यूस इस तरीके की जो कोशिश है वो की जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो मिनिस्ट्री के द्वारा डिसीजन लिया गया कि जो नीट पीजी है, जो मेडिकल सर्विस में जो पीजी के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं उसके अंदर जो कट ऑफ है वो 0 कर दी गई है। क्योंकि कुछ ऐसी सीट जो बिल्कुल खाली रहती हैं, वैकेंट हैं, अवेलेबल सीट्स हैं, तो उनको यहाँ पे खाली ना रखा जाए, लोग उस सीट्स को यहाँ पे फिल करें। तो इसी वजह से जो कट ऑफ है वो 0 की गई है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि काफ़ी सारी ऐसी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं या एलोवेरा की जो एलोवेरा केव्स हैं उनके बारे में फ़ोटो दिखाई गई है कि हमारे यहाँ पे 2010 के अंदर एक एक्ट आया। एक्ट के अंदर क्या किया गया कि 100 मीटर का जो एरिया है वो कम्प्लीटली रेगुलेटेड एरिया है। और उसके बाद में जो 300 मीटर का जो एरिया है, जैसे कि सपोज कीजिए साइट है, ये 100 मीटर का एरिया है जो कम्प्लीटली एज ए बफर स्टेट है। और ये 300 मीटर का एरिया है जिसके अंदर लिटिल बिट रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन एरियाज़ के अंदर आप माइनिंग नहीं कर सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है वो कैरी आउट नहीं कर सकते। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा माना गया कि जहाँ पे भी साइट सिचुएटेड है वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, लोकल विलेजर्स हैं, वो यहाँ पे बेसिकली इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सके उसके बारे में रूल्स की बात की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है जिससे कि हमारा जो एंशिएंट साइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनको गवर्न कर सकें। रसिया का जो क्रीमिया के अंदर में जो रसिया का जो ब्लैक सी फ्लीट है उस बेस के ऊपर यूक्रेन के द्वारा अटैक किया है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि यूक्रेन के जो जेलेनेस्की हैं वो विजिट किए थे यूएस के लिए और उनको वहाँ पे डिफेंस सिस्टम काफ़ी सब चीज़ें हैं वो दी गई हैं। तो अभी उनके द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया है रसिया का जो ब्लैक सी के अंदर जो फ्लीट है उसके अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रीजन कहाँ है जहाँ पे अटैक किया गया है। सेवास्तोपोल नाम की जगह है, सेवास्तोपोल नाम की एक जगह है। आपको एक यहाँ पे एक और पता होना चाहिए लेनिनग्रेड नाम की एक और जगह है जो रसिया का, सपोज कीजिए रसिया है, रसिया का यहाँ पे बिल्कुल एरिया नहीं है। पोलैंड के पास जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है लेनिनग्रेड। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय रसिया के पास में है। तो लेनिनग्रेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर भी था, जून जुलाई के समय भी न्यूज़ के अंदर था, लास्ट ईयर भी न्यूज़ के अंदर था। सेवास्तोपोल इनका वो बेस है क्रीमिया के अंदर जिसको 2014 में रसिया के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो अब काफ़ी ज़्यादा अटैक किए गए हैं यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा रसिया के इस ब्लैक सी के अंदर जो फ्लीट का एरिया है जिसके अंदर में। नेक्स्ट, यूएस इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक मिशंस के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। वियना कन्वेंशन को भी मानता है कि इनको इम्यूनिटी देनी चाहिए डिप्लोमेट्स को। यूएस ने कहा है कि वो बेसिकली कंटिन्यूस टॉकिंग के अंदर है यहाँ पे इंडिया के साथ में कि किस तरीके से अपने जो रिजोल्यूशंस हैं उनको यहाँ पे सोल्व किया जा सके। कनाडा के साथ में 5 आई कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए जिन्होंने कंटिन्यूस वॉइस रेज की है कि कनाडा ने इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दिया। 5 आई कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग के रिगार्डिंग में है जो यूएस एंड यूके के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय शुरू किया गया था। बाद में इसको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ज्वाइन करते हैं। डेट इज ऑल अबाउट द 5 आई कंट्रीज जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के रिगार्डिंग में हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑयल प्राइस की बात की गई है कि ऑयल प्राइस का जो कंटिन्यूस यहाँ पे इन्फ्लेशन आना अभी कोई कंसर्न की बात नहीं है, इसको अभी समय पे देखा जाएगा। पल्सेज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो तूर नाम की जो पल्स हैं, तूर नाम की जो दाल है वो यहाँ पे मंगवाई गई हैं बाहर से जिससे कि इन्फ्लेशन को देखा जा सके।
इन्फ्लेशन के बिहाइंड के रीजंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो मानसून का जो समय है, आप देखिए कि इनिशियल फेज में इस तरीके से मानसून आया कि पंजाब के अंदर में, जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली का एरिया है, उसमें फ्लड देखने के लिए मिली। और बाद में मानसून इस तरीके से यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेक आया अगस्त के मंथ के अंदर में, कि मानसून का जो बारिश है वो नहीं देखने के लिए मिला। उसके अंदर आपको अल्नीनो का जो इफेक्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो मानसून का जो ब्रेक आने की वजह से, फेलियर होने की वजह से, यहाँ पे जो अगस्त के अंदर जिस तरीके का फेलियर हुआ, डेफिसिट हुआ, जिससे कि हमारा जो खरीफ एंड रबी का दोनों ही क्रॉप को यहाँ पे जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है फूड आइटम्स के अंदर में आने वाले समय में भी। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके के जो यहाँ पे पहले ही इस तरीके के डिसीजंस लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो आरबीआई के एक पर्सन हैं उनके द्वारा कहा गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर आपको यहाँ पे अचीव करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एटीएम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके अंदर इन्होंने वाइट लेबल एटीएम की भी बात की गई है। वाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं? ऐसी बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर नहीं है, उनको एटीएम चलाने का काम दे दिया जाए। वाइट एटीएम उनको बोलते हैं, वाइट लेबल एटीएम। बेसिकली नॉन बैंकिंग एटीएम ऑपरेटर्स को इस तरीके का एटीएम ऑपरेशन का जो काम है वो दे दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज किया जा सके, लोग इन एटीएम सर्विस को यूज़ करें अपने मनी का विड्रॉवल के अंदर में। दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग में एक डिसीजन है। जब भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है तो बांग्लादेश के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट में कुछ केसेस हैं वो लगाए गए हैं। उनका जो ग्रामीण बैंक है उसके पर्सपेक्टिव में बांग्लादेश में, वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, और इलेक्शन के रिगार्डिंग में वहाँ के जो पीएम है शेख हसीना जी, उनके द्वारा G20 की मीटिंग के अंदर भी कंसर्न रेज किए गए थे। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर भी उनके द्वारा यूएस से जो कंसर्न है वो रेज किए। यूएस ने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं कि उनका इलेक्शन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली इंटरफेरेंस ना हो। तो मोहम्मद यूनुस की अगर हम बात करें तो ये वो पर्सन है जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस के अंदर में काफ़ी अच्छा वर्क किया है। जब भी माइक्रो फाइनेंस की बात होती है तो इनका नाम लिया जाता है। आपको जो ये कोलेटरल फ्री लोन है, ये सब प्रोसेस जो देखने के लिए मिलता है, ये मोहम्मद यूनुस का ही नतीजा है। इनका जो मॉडल है माइक्रो फाइनेंस का, कोलेटरल फ्री माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण बैंक के थ्रू लोगों तक पहुँचे, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पे अचीव किया जा सके। 2006 के समय इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो भी दिया गया था 2006 के समय, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, उसकी बात की गई है। इंडिया के अंदर जो आप देखिए कि टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है, आपको गुजरात महाराष्ट्र के अंदर में सदर्न में जो कोयम्बटूर का एरिया है उन सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे टेक्सटाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं उनके आसपास ही डेवलप किए गए हैं। पहले जो थ्रेड है, जो धागा है जिस तरीके से बनता था, उसका भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल था कि जो हमारी मील्स हैं, जितनी भी हमारी टेक्सटाइल मिल है वो गुजरात महाराष्ट्र के अंदर ही सिचुएटेड थी। और अभी हमने विक्रम के बारे में बात की, तो हमारे जो विक्रम साराभाई हैं, इनिशियल फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने अहमदाबाद मिल्स के लिए काफ़ी काम किया था। अहमदाबाद की जो मिल्स हैं उनके लिए विक्रम साराभाई ने काफ़ी वर्क किया है, जो बेसिकली उनके रिगार्डिंग में आप रीड करना। जैसे गांधी जी भी अहमदाबाद मिल्स के रिगार्डिंग में एक स्ट्राइक के ऊपर चले गए थे, तो विक्रम साराभाई के द्वारा भी काफ़ी अच्छा काम किया था अहमदाबाद मिल्स के रिगार्डिंग में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप इनके क्वेश्चंस के आंसर देना, आप इनको बार बार रिवाइज करना, जो भी आपको सही लगे उसको नोट डाउन कीजिए। अरुणा आसफ अली, ऐसे जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो न्यूज़ के अंदर रहती हैं, इसके अंदर आपको हमने एक देखा था कि अरुणा आसफ अली को जब हमने डिस्कस किया ना, तो ग्वालियर टैंक के ऊपर इन्होंने जब फ्लैग को होस्ट किया था, तो एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी CSP, जो हमारे JP हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, ये इसी से रिलेटेड हैं। बाद में ये जो JP का मूवमेंट है आपको हमारा इमरजेंसी के समय भी देखने के लिए मिलता है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो लाइन्स है, संगासन खाली करो जनता आती होगी, इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। राम मनोहर लोहिया के द्वारा भी देखिए नहर आंदोलन, जब कैनाल का जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश में लीड किया जाता है, और राम मनोहर लोहिया के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जिंदा कौमें, बेसिकली डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन है, जिंदा कौमें कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती। राम मनोहर लोहिया का जो स्टेटमेंट है, ये हमारे कभी पावर के अंदर नहीं रहे, बट इन्होंने एक अपोजिशन का बहुत अच्छा रोल प्ले किया था जब भी ये पार्लियामेंट के अंदर थे।
तो ये आज का डिस्कशन है। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।